अगर आप लोगों को याद हो तो एक बार देखते चलना, जो जो चीजें काम की वो बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ वेव्स हमने देखा था, वेव क्या होता है वो डिस्कस किया था, और इम्पोर्टेंट है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस की थी, कुछ एग्जांपल्स देखे थे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। तो y x, t से रिप्रेजेंट करते हैं a sin k x प्लस ओमेगा t प्लस फाइव। ये होता है किसी भी वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पर x वो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, वो डिस्टेंस को बता रहा है, और t उस टाइम को बता रहा है। ठीक है, और पार्टिकल का वाइब्रेशन जो होता है इस तरीके से, ये पूरा हमने पहले डिस्कस किया, उस पर आगे और डिटेल पे फिलहाल नहीं जा रहे। कुछ न्यूमेरिकल किया था। लैम्डा, ये ध्यान में रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय k। k क्या होता है यहाँ पर बताओ जल्दी से। k होता है यहाँ पर वेव नंबर, और लैम्डा क्या होता है वेव लेंथ। एक वेव एक सेकंड में या एक टाइम पीरियड में जितना लेंथ कवर अप करेगी दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ, लैम्डा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने ये कुछ और डेरिवेशन किए थे। ठीक है, कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इसका डेरिवेशन किया था डायमेंशनलिटी फार्मूला से। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का फार्मूला डिराइव किया था। ठीक है, इसमें न्यूटन्स फार्मूला और लाप्लास करेक्शन, ये दोनों हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, फिर कुछ न्यूमेरिकल थे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहां से थोड़ा बहुत चीजें आपको ध्यान में रखनी। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? सुपरपोजिशन का मतलब सिंपल मीनिंग अगर बोली जाए तो एडिशन, एक से ज्यादा चीजों को ऐड करना, ये सुपरपोजिशन है। मैथमेटिकली बोला जाए एक से ज्यादा फंक्शंस को ऐड करना सुपरपोजिशन है। या फिर अगर आप फिजिक्स के टर्म्स में देखो, एक से ज्यादा वेव्स को ऐड करना, वो सुपरपोजिशन है। तो हर एक वेव एक फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। जैसे मान लो फर्स्ट वेव y1 है, सेकंड वेव y2 है, एंड सो ऑन। तो सबका जब सम करेंगे दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। ठीक है, या सिंपली ये समझ लो कि अगर मान के चलो एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, उसमें अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग सिंगर्स हैं, सभी के जो साउंड्स आ रहे हैं, सभी के साउंड एक जगह पे जाके ऐड हो रहे हैं जब उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो वो सारा का सारा सुपरपोजिशन हो रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जब हमने देखा तो हमने एक सिंपल एग्जांपल लेके चला। मान लो y ऑफ x, t, ये दो अलग वेव्स का एडिशन है। फर्स्ट है y1 x, t एंड सेकेंड है y2 x, t। y1 x, t, ये जो वेव इक्वेशन हमने डिस्कस की थी डिस्प्लेसमेंट की, इसको हमने a sin kx माइनस ओमेगा t लिया, और y2 सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल है, बट उसका फेज डिफरेंट है, उस फेज को हमने +5 से डिनोट किया। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन के बाद फाइनल रिजल्ट हमको ये मिलेगा, y ऑफ x, t is equal to a sin kx minus omega t plus a sin kx minus omega t plus 5। यहां तक एक्सप्रेशन क्लियर है? अगले 2-3 स्टेप में क्या हुआ है बताओ मुझे, समझा। इसके बाद ये वाले स्टेप में क्या हुआ? करेक्ट, a कॉमन निकला और कौन सा फॉर्मूला लग गया? sin a प्लस sin b का क्या होता है फॉर्मूला? 2 sin a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2। और फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला। क्या ये क्लियर हो गया? इससे हमें ये पता चला कि जो सुपरपोजिशन होगा या वेव्स ऐड होगी तो जो रिजल्टिंग वेव फॉर्म बनेगी उसका भी शेप साइनोसॉइडल ही होगा, बस उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे? cos पाई बाय 2 से। और यहाँ पर 5 क्या है? फेस या फेस डिफरेंस बोलना भी सही होगा। किनके बीच का? उन दोनों वेव्स के बीच का जिनको हम ऐड कर रहे हैं, उनके बीच का फेस डिफरेंस। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मान लो कोई दो वेव्स के बीच का फेस डिफरेंस 0 है, मतलब यहाँ पर cos 0 आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और मतलब ये पूरा टर्म हट जाएगा और ये बन जाएगा 2a और साइन वाली टर्म। इसका मतलब ओवरऑल एम्पलीट्यूड जो है दोनों का डबल हो जाएगा या ऐड हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? और अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है, पाई रेडियन का है, तो यहाँ पर cos पाई बाय 2 मतलब cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। इस वजह से पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 0। तो ये हमने डिस्कस किया था। ये फेज 0 वाली कंडीशन है, जब दोनों सिग्नल सेम फेज में है, ऐड होके मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है।
इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और जब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है तो अपोजिट फेज में, मतलब एक पॉजिटिव पीक पे है एक नेगेटिव पीक पे, समझ रहे हो ना, तो ओवरऑल एडिशन क्या हो जाता है, जीरो। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। याद आया ये पूरा जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हमने देखा, अगर वेव ट्रैवल कर रही है, ट्रांसफर हो रही है, तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्ट बैक होके क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का फेज चेंज होगा, ये हमने देखा था। नेक्स्ट उसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्कस किया था, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही हमने लास्ट क्लास में इस पे बेस्ड मैथमेटिकल और ग्राफिकल एनालिसिस किया था, अगर याद होगा तो। स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव क्या है, अगर मान लो एक थ्रेड को एक एंड से फिक्स्ड कर दूं और उसको पकड़ के उसको अगर वाइब्रेट करता हूं, तो उसमें उसका जो मोशन आपको देखने को मिलेगा, अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो इस तरीके से थ्रेड को इस एंड से मैंने फिक्स कर दिया और ये वाले एंड को मैंने होल्ड करके इसको मान लो स्ट्रेच, इसको डिस्प्लेस किया, तो क्या होगा, ये वाला पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, ये वाला पार्टिकल भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, ये वाला पार्टिकल भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। तो इस टाइप का वाइब्रेशन होगा, लेकिन सेंटर पे वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा और एंड्स पे वाइब्रेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो ये वाले जो एंड पॉइंट्स होंगे, ये एंड पॉइंट्स वाइब्रेट नहीं करेंगे, डिस्प्लेस नहीं करेंगे, और ऐसे एंड पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, नोड्स। याद है, नोड्स हमने डिस्कस किया था। और जहां सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होगा वो वाले पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स। और जो वेव होगी वो इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। और इसी तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। याद आया ये चीज, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव क्या है, when two identical transverse or longitudinal progressive waves travels in a bounded medium with same speed but in opposite direction, then their superposition a new type of wave is produced which appears in stationary in the medium. This wave is called stationary wave or standing wave. तो ये जो भी मैंने एग्जांपल बताया, जैसे हमने एक थ्रेड को स्ट्रेच करके रखा हुआ है, वाइब्रेट किया, तो ये जो वेव है ये स्टैंडिंग वेव दिखेगी क्योंकि अपनी ही जगह पे वाइब्रेट हो रही है। क्लियर हो गया ये चीज? लेकिन अगर मान के चलो कोई वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रोसीडिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं नोड्स और एंटी नोड्स। ये भी हमने डिस्कस किया था। नोड्स क्या है, नोड्स कौन से पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है, जहां पर सम क्या हो जाता है दोनों का, जीरो। एंटी नोड्स कौन सा होता है, कंस्ट्रक्टिव पॉइंट होता है जहां पर मैक्सिमम पीक आपको मिलता है, ठीक है। फिर उसके कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव था, ये मतलब वही कंडीशन है कि एंड पॉइंट होना चाहिए मीडियम में, दैट्स इट, ठीक है। ओके, अगर आप लोगों को याद होगा पिछली क्लास में हमने ये चीज, ये डायग्राम बनाया था, याद आया क्या? ये कौन कौन प्रेजेंट है इस डायग्राम पे? टाइम 3 2 3 4, तुम 4 लोग प्रेजेंट, ठीक है। चलो एक्सप्लेन करोगे अब तुम लोग, बताओ। फर्स्ट वाला वेव, वैष्णवी, फर्स्ट वाला वेव, ये एक्चुअली ना थोड़ा इन्वर्टेड फॉर्म है, ठीक है। ये इन्वर्टेड फॉर्म है, मैंने साइन बनाया था, ये उल्टा साइन बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्लियर होगा तब आगे क्लियर होगा। एक तो दृष्टि तुम प्रेजेंट नहीं थी, प्रेजेंट थी, हाँ। जैसे मान लो ये आपका फॉरवर्ड वेव है, ये आपका फॉरवर्ड वेव है, मतलब ये वेव जो है प्रोग्रेसिव वेव है, ये इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? इसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल या प्रोग्रेस ये है। यहां पर आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये पार्ट हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ओके। और यहां पर सपोज हम अज्यूम करते हैं कि ये एक फिक्स्ड एंड है, ये बाउंडेड मीडियम है। बाउंडेड मतलब इसके बाद ये खत्म हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पर कोई ना कोई रिफ्लेक्टेड वेव ट्रैवल करेगी वापस। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसको हमने सपोज, एक सेकेंड ना, मैंने थोड़ा सा इसमें गलत मार्किंग की, ये वाला एक्चुअल में फॉरवर्ड वेव होगा, ये वाला फॉरवर्ड वेव, ये फॉरवर्ड वेव है जो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ये डिस्टेंस है। और इसका जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसको हम यहां डॉटेड लाइन से डिनोट करें, ये हो गया मान लो उसका रिफ्लेक्टेड वेव, इस तरीके से। क्लियर हुआ ये चीज? और इसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ये वाला है, ठीक है।
अभी ये बताओ क्या दोनों सेम फेज में है? ये दोनों वेव्स, जो वेव लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है और जो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है, क्या दोनों का फेज सेम है? फेज सेम है मतलब देखो, जैसे ये अगर बॉटम पे तो दूसरा वाला भी बॉटम पे, ये अगर टॉप पे तो दूसरा वाला भी टॉप पे, मतलब दोनों सेम फेज में। तो जब हम इन दोनों वेव्स को ऐड करेंगे, सुपरपोजिशन जब होगा दोनों का, तो उस केस में कौन सा सुपरपोजिशन होगा? कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि ये वाला -1 और ये वाला -1 दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा? -2। तो जो रिजल्टिंग वेव बनेगी वो इस तरीके की बनेगी, ग्रीन वाली वेव्स जो आपको देखने को मिल रही है। क्या ये समझ में बताओ ये वाला फिगर? ठीक है, और ये हमने कौन से टाइम पे इसको ऑब्जर्व किया है? जब टाइम t इज इक्वल टू हमने क्या लिया? 0। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमने क्या लिया? t इज इक्वल टू कैपिटल T/4। कैपिटल T क्या था? याद आएगा ये पुराना पूरा स्टोरी? कैपिटल T क्या है? टाइम पीरियड। जैसे अगर ये वाले के लिए देखा जाए, एक टाइम पीरियड मतलब यहां से स्टार्ट हो गई वापस यहां तक आना, ये उसका टाइम पीरियड है कैपिटल T। यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना, ये कैपिटल T टोटल टाइम पीरियड है। तो हाफ टाइम में कहां तक पहुंचेगा येलो वाला वेव? हाफ टाइम में कहां तक पहुंचेगा? T/2 में कहां तक पहुंचेगा? N2 पे पहुंचेगा। और T/4 पे कहां पर पहुंचेगा? A1 में। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो जब हम T/4 पे अगर ये येलो वाले का प्लॉट करेंगे, तो येलो वाले का प्लॉट कैसा होगा? ध्यान से देखना, ये वाला जो पॉइंट अभी N1 पे आ रहा था, अब वो कहां पर आ जाएगा? A1 पे, मतलब कि यहां से स्टार्ट होगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? जो स्टार्ट यहां से हो रहा था अब वो यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि टाइम अब T/4 हो चुका है। अब वो जो फॉरवर्ड वेव है वो ऐसी कुछ दिखेगी। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? और जो पिंक वाली वेव थी वो कहां से स्टार्ट हो रही थी? देखो यहां से स्टार्ट हो रही थी। कहां से? N5 से स्टार्ट हो रही थी। कब? जब टाइम t इक्वल टू क्या था? 0 था। जब टाइम t इज इक्वल टू T/4 होगा तो वो वेव इधर पे शिफ्ट हो जाएगी। अब वो कहां से स्टार्ट होगी? A4 से। A4 है ना वो। अब वो वेव स्टार्ट हो जाएगी A4 से, मतलब वो वेव कुछ ऐसी दिखेगी, ये वाली वेव दिखेगी। क्या ये क्लियर हुआ? चेक करके बताओ, है ना? प्रोग्रेसिव वेव है तो मतलब यही पैटर्न आगे फॉलो होगा, यही पैटर्न पीछे फॉलो होगा। यहां पर भी वही चीज होगी, यही पैटर्न क्या हो जाएगा? आगे फॉलो हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ये कौन से टाइम पे हमने ऑब्जर्व किया? T/4 पे। अगला टाइम ड्यूरेशन हम देखते हैं कौन सा? T/2 पे। जब T/2 पे ऑब्जर्व करेंगे तो अब देखो, पहले ये वाला पॉइंट N1 पे था, वो फिर कहां पर आ गया? A1 पे। अगली बार वो पॉइंट कहां पर चला जाएगा? अगली बार पॉइंट कहां पर चला जाएगा? N2 पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये T/4 पे इधर आया, T/2 पे किधर पे चला जाएगा? इधर पे। मतलब वेव अब यहां से स्टार्ट होगी। क्लियर हो गया ये चीज? अब जो आपकी फॉरवर्ड वेव है वो ऐसे कुछ बन रही, ये वाला फॉरवर्ड वेव हो गया, देखते जाना। ये हो गया फॉरवर्ड वेव, ठीक है। प्रोग्रेसिव है मतलब पीछे भी सो ऑन कंटिन्यू होगा। बैकवर्ड वेव, बैकवर्ड वेव देखो यहां से स्टार्ट थी और T/4 पे यहां पर से स्टार्ट होगी, T/2 पे यहां से स्टार्ट होगी, तो बैकवर्ड वेव यहां से स्टार्ट होगी, ये बैकवर्ड वेव होगी। क्या ये क्लियर हो गया? देखते जाओ, ठीक है। और पीछे भी कंटिन्यू रहेगा इस तरीके से। फिर उसके बाद नेक्स्ट और आगे जाते हैं, टाइम और बढ़ाते हैं, 3T/4 पे जाते हैं। मतलब हर बार हम कितना टाइम बढ़ाते जा रहे हैं? पहले T इक्वल टू 0 था, फिर T इक्वल टू T/4 किया, अगला क्या हो गया? T/4 प्लस T/4। ये क्वार्टर टाइम लेते जा रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो टोटल टाइम पीरियड है बाय 4 क्वार्टर टाइम ले रहा हूं, तो हर क्वार्टर टाइम पे वो एक एक पॉइंट शिफ्ट होगा, 90 डिग्री शिफ्ट होगा। तो पहले यहां से यहां गया था, फिर यहां से यहां गया, फिर अब यहां से यहां जाएगा। अब वो कहां से स्टार्ट होगा? अब वो स्टार्ट होगा A2 से। तो देखो फॉरवर्ड वेव A2 से स्टार्ट होके ऐसा गया, प्रोग्रेसिव वेव है मतलब पीछे भी जाएगा। और उसी तरीके से बैकवर्ड वेव जो पहले यहां से होने वाला था, फिर इधर से, फिर इधर से, अब किधर से स्टार्ट होगा? इस जगह से स्टार्ट होगा। तो बैकवर्ड वेव ये बन जाएगा आपका। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। और फाइनली जब हम ये कौन सा ड्यूरेशन हो गया? T इज इक्वल टू कौन सा हो गया? स्मॉल t इज इक्वल टू 3T/4, मतलब T/4 प्लस T/4 प्लस T/4। और फाइनली T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल T। एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में जो पैटर्न था वही पैटर्न दोबारा रिपीट होगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? स्टार्टिंग में जो वेव पैटर्न रिपीट हो रहा था वही चीज आगे कंटिन्यू होगी, क्योंकि अब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है और ये वेव्स कुछ ऐसे दिखेंगी। ये क्लियर हो गया? बताओ जल्दी। ठीक है, तो अभी हमने फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव देखा, और अब हम इसमें सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे हर एक पॉइंट पे।
हर एक पॉइंट पे सुपरपोजिशन। तो सबसे पहले टाइम t इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी हमने सुपरपोजिशन अप्लाई किया था। सुपरपोजिशन मतलब सिंपली एडिशन ऑफ वेव्स। तो यहाँ पर वेव्स ऐड हुई तो रिजल्टिंग वेव सिमिलर पैटर्न की बनेगी, मैग्नीट्यूड इसका क्या हो गया, डबल हो गया। क्लियर? यहां पर क्या होगा बताओ, यहां पर जब इन दोनों वेव्स को हम ऐड करेंगे, येलो वाली वेव और पिंक वाली वेव को जब ऐड करेंगे तो यहां पर वैल्यू कितनी है, देखो +1, यहां वैल्यू कितनी है -1, तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 0। यहां पर जो भी वैल्यू है पॉजिटिव उतनी ही वैल्यू नेगेटिव, मतलब यहां पर भी क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से यहाँ 0, ये दोनों हर एक पॉइंट पे ये दोनों के दोनों अपोजिट फेज पे है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इन सभी का एडिशन क्या हो जाएगा 0। तो ये कौन सा सुपरपोजिशन था यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिव। यहाँ पर कौन सा सुपरपोजिशन हुआ, डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि दोनों का एडिशन के बाद क्या मिल गया 0। यहाँ कौन सा सुपरपोजिशन होगा, कंस्ट्रक्टिव, मतलब अगेन दोनों सेम फेज पे मतलब ऐड होगा और रिजल्टिंग वेव जो बनेगी सुपरपोजिशन के बाद वो ये वाली बनेगी। यहां पर कौन सा सुपरपोजिशन हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव, मतलब जब ये दोनों वेव्स ऐड होंगी तो ओवरऑल वैल्यू इन सब के सब कितना हो जाएगा 0। क्या ये समझ में आया सभी को? और यहां पर कौन सा सुपरपोजिशन होगा, अगेन कंस्ट्रक्टिव। तो मतलब ये वाला डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, बताओ? ठीक है। अब अगर मान के चलो हम इन वेव्स को ऑब्जर्व करें स्टैंडिंग, हम इनके सुपरपोजिशन को, क्योंकि जब दो वेव्स ऐड हो रही है तो आपको दोनों वेव अलग अलग नहीं दिखेंगी। जैसे कोई दो लोग एक साथ बात कर रहे हैं तो आपको दोनों की आवाज का मिक्सचर सुनाई देगा, इंडिविजुअली सेपरेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। वैसे अगर विजुअली भी देख रहे हो तो इन दोनों वेव्स का अगर एडिशन हो रहा है तो आपको रिजल्टिंग वेव दिखेगी, मतलब सिर्फ ग्रीन वाला पैटर्न दिखेगा, आपको पिंक और येलो वाला पैटर्न यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो उस कंडीशन में जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो एक ग्राफ कैसा दिखेगा, देखना, थोड़ा ध्यान देना। हम सबसे पहले ये वाले पॉइंट पे आते हैं। ये वाले पॉइंट की वैल्यू 0 थी, यहां पर भी 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 0 थी, मतलब हर समय पे ये वाला पॉइंट का वैल्यू हमेशा क्या है, 0 ही। ये वाले पॉइंट का वैल्यू हमेशा क्या है, 0 ही। तो ये स्टेशनरी पॉइंट हो गया और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। इसीलिए इन पॉइंट को हमने किससे डिनोट किया है, N1 से। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला स्टेशनरी पॉइंट कौन सा है जहां पर ये चीज चेंज नहीं हो रही, तो देखो N2, ग्रीन वाले का एम्पलीट्यूड 0 है, ग्रीन वाले का एम्पलीट्यूड 0 है, ग्रीन वाले का एम्पलीट्यूड 0 है, ये सबका यहाँ पर सुपरपोजिशन 0, यहाँ पर भी 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज? उसी तरीके से ये वाले पॉइंट में भी आपको सेम मिलेगा, ये वाले पॉइंट में भी आपको सेम मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो जब आप इन सारे वेव्स को ऐड करोगे, कंबाइन करोगे, तो आपको जो रिजल्टिंग ग्राफ मिलेगा वो लगभग ऐसा कुछ मिलेगा, ग्रीन वाले का ये वाला ग्राफ मिलेगा। ये वाला पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब याद करना, यहां पर ये वाले जो पॉइंट्स है, जैसे ये वाला पार्टिकल एक इस तरीके से समझ के चलो, इसको स्ट्रेच करके रखा है, ये वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, ये वाले दोनों पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं हो रहे। तो इन पॉइंट्स को हमने क्या नाम दिया था, N1, N2, N3 और क्या लिखा था इसको, नोड। क्या ये क्लियर है? और जो पार्टिकल सबसे ज्यादा वाइब्रेट करते हैं उस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, एंटी नोड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, A से। तो A1, A2, A3, A4 ये उनके एंटी नोड्स की पोजीशन है। क्या ये क्लियर हो गया, बताओ जल्दी से? ठीक है। इसके बाद हमने इनकी पोजीशन का ऑब्जर्वेशन किया कि पोजीशन कैसे निकालेंगे, कि भाई N1 की पोजीशन क्या होगी, कहां पर होगी। तो अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखें, यहां पर आपका एक्स एक्सिस मतलब डिस्टेंस है ना, एक्स एक्सिस डिस्टेंस है। ये बताओ N1 की पोजीशन कहां पर है, N1 कहां पर है, कौन सी जगह पे है? तो डिस्टेंस क्या है उसका, 0, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, 0। क्या ये क्लियर हो गया? अगला जो आपको दिख रहा है नोड, वो कहां पर आ रहा है, N2 यहां पर आ रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा ये बताओ वेवलेंथ क्या होगी यहाँ पर, कहां से कहां तक का डिस्टेंस होगा वेवलेंथ, N1 से लेके N3 तक। ये टोटल लेंथ जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो ये वाला टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस हो गया वेवलेंथ, जिसको हमने डिनोट किया L से, तो लैम्डा से। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा बताओ, लैम्डा बाय 2। तो N1 की वैल्यू, N1 की पोजीशन आ गई 0 और N2 की पोजीशन क्या आएगी बताओ,
n2 की पोजीशन, n2 के लिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, λ/2। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगला नोड कहां पर आ रहा है, अगला नोड यहां पर आ रहा है, n3 यहां पर आ रहा है। मतलब n3 के लिए नोड की पोजीशन क्या हो जाएगी, लैम्डा। n4 के लिए नोड की पोजीशन क्या हो जाएगी, n4 कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। तो देखो एक कंप्लीट साइकिल लैम्डा है, हाफ साइकिल कितना है, λ/2 है। तो लैम्डा प्लस λ/2, तो ये वाला प्लस λ/2 हो जाएगा। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये 3 λ/2। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 3 λ/2। सिमिलरली n5 के लिए कितना आएगा बताओ जल्दी, n5 मतलब ये वाले नोड के लिए कितना आ जाएगा, ये 2 लैम्डा। क्या ये क्लियर हुआ? तो इससे आपको पैटर्न समझ में आ गया कि भाई नोड की पोजीशन हम कैसे निकालते, और इसको जब हम जनरलाइज करेंगे तो उसका एक फॉर्मूला बनेगा नोड पोजीशन का। क्या फॉर्मूला बना था बताओ, x इज इक्वल टू n λ/2। ये आपको नोड की पोजीशन दे देगा। क्या ये क्लियर हो गया? n 0 डालो तो 1.1 डालो दूसरा, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से अब एंटी नोड की पोजीशन का भी हमने फॉर्मूला बनाया था। बताओ वो कैसे आएगा, क्या क्या आएगा। फर्स्ट एंटी नोड, एक काम करते हैं नीचे वाले डायग्राम से देखते हैं ना। फर्स्ट एंटी नोड यहां पर आया था a1। बताओ a1 के लिए x की वैल्यू कितनी थी, a1 मतलब ये वाला डिस्टेंस λ/4। a1 के लिए आ जाएगा λ/4। a2 बताओ कितना आ जाएगा, पोजीशन ऑफ नोड। ये देखो दो नोड के बीच का डिस्टेंस और दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना होता है, λ/2 होता है ना। तो इन दोनों एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 है। तो λ/4 प्लस λ/2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 λ/4। नेक्स्ट नोड एंटी नोड पोजीशन क्या आ जाएगा, 5 λ/4 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? अगर इसको जनरलाइज करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, 1 λ/2, 3 λ/1 λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4। मतलब लैम्डा के ऑड मल्टीपल्स आ रहे 1, 3, 5, 7 और सो ऑन। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2n + 1 λ/4, क्योंकि 2n + 1 हमेशा आपको ऑड नंबर देगा। 0 डालोगे तो पहला नोड पोजीशन, 1 डालोगे तो दूसरा नोड पोजीशन, 2 डालोगे तो तीसरा नोड एंटी नोड पोजीशन ये मिलेगा। और नोड पोजीशन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n λ/2। 1 डालोगे तो पहला, 2 डालोगे तो दूसरा। कुछ मैंने मार्किंग गलत कर दी है इसमें, अच्छा नहीं, 0 से स्टार्ट होगा ना ये भी। हाँ, 0 डालोगे तो पहला, 1 डालोगे तो दूसरा, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है, ये सारा का सारा डिस्कशन हमने पिछली क्लास में कर लिया था, जो अभी हमने इसको डिस्कस किया शॉर्ट में। और इसी को मैथमेटिकली भी हमने वेरीफाई किया था। मैथमेटिकली कैसे वेरीफाई किया था, याद है कि देखो एक बार जल्दी। ये x1 y1 x, t इक्वेशन नंबर 1, ये कौन सी वेव है, फॉरवर्ड वेव है। और y2 x, t ये कौन सी वेव है, बैकवर्ड वेव। जब दोनों का एडिशन करेंगे तो y1 + y2 मतलब फर्स्ट वाला फंक्शन प्लस सेकंड वाला फंक्शन, दोनों में से एक कॉमन निकल जाएगा। क्या बच जाएगा, sin kx - ωt प्लस sin kx + ωt। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां पर लिखा हुआ है साइन। हाँ, ये फॉर्मूला लगाना है तो ये लगा दो। एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, sin c + sin d। क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin c + d/2 cos c - d/2। तो अल्टीमेटली जो दोनों का सम का फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। समझ में आई ये चीज? फिर इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करा, sin kx वाला पार्ट, sin kx ये वाला पार्ट इसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करा। अच्छा ये बताओ, नोड पोजीशन पे एम्पलीट्यूड कितना है, नोड पोजीशन पे स्टैंडिंग वेव का या स्टेशनरी वेव का। अच्छा इसको स्टेशनरी या स्टैंडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहीं पर देखता है, वो आगे मूव होता हुआ फॉरवर्ड होता हुआ नहीं देखता। क्लियर? तो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव का नोड पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड क्या है, 0। तो यहां पर इसकी वैल्यू हम इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, 0। तो इसका मतलब sin kx की वैल्यू 0 है। अब sin कब 0 आता है, कौन कौन से एंगल पे 0 आता है, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री एंड सो ऑन। जिसको हम जनरलाइज्ड वे में ये लिखते हैं sin n पाई, मतलब पाई का जो भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा उस पे ये क्या हो जाता है, 0। तो उसका मतलब kx = क्या हो जाएगा,
n पाई, और k का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था याद करो बताओ, 2 पाई बाय लैम्डा। तो k की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई, पाई पाई कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी n लैम्डा बाय 2। इससे भी हमने डिराइव किया था पिछली क्लास में मैथमेटिकली भी। क्या ये क्लियर हो गया? ये नोड के लिए, एंटी नोड के लिए लेना है तो उसकी वैल्यू हम क्या ले लेंगे +1 मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हटा दो ये पूरा करना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सारा का सारा वही डेरिवेशन जो हमने डिस्कस किया, वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालना मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन in closed organ pipe, modes of vibration in closed organ pipe। ओके, तो ऑर्गन पाइप और कुछ नहीं, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ट्यूब के फॉर्म में होते हैं, जिसमें अगर हम फूंक मार के या साउंड को डाल के जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एयर प्रेशर बना के जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो सारे के सारे ट्यूब जो है ऑर्गन पाइप के अंदर की, ठीक है, जिसमें हम एयर प्रेशर का डिफरेंसेस क्रिएट करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड ऑर्गन पाइप्स। ठीक है, तो ये ऑर्गन पाइप का हम इसमें स्टडी करेंगे। इसमें क्या लिखा है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब है जब वो एक एंड से क्लोज्ड हो और दूसरे एंड से ओपन हो, एक एंड से क्लोज्ड हो दूसरे एंड से ओपन हो, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। तो लिख लो कॉपी में, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप when it is closed at one end and open at other, when it is closed at one end and open at other, when it is closed at one end and open at other। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का स्टडी करते हैं और उसके लिए स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव का डायग्राम कैसा बनेगा उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ना सपोज ये हो गया हमारा ऑर्गन पाइप जो इस एंड से क्लोज्ड है और इस एंड से ओपन है। ठीक है, अब यहां पर इसकी जो नोड पोजीशन होगी, इसकी जो नोड पोजीशन होगी वो कहां कहां पर आएगी, देखो एक तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगी नोड पोजीशन N1। तो जो भी एंड क्लोज होता है, फिक्स्ड होता है, उसका नोड पोजीशन एक वहां पर होता है, और जो एंड ओपन होता है उसका, उस पे आपको एंटी नोड पोजीशन मिलेगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, A1 मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका N1 और ये वाला पॉइंट हो गया A1, और ये आपका ऑर्गन पाइप, और इस ऑर्गन पाइप की लेंथ को हम अज्यूम कर लेते हैं कितनी हो गई, L हो गई। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगर इसका वेव स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा बनेगा, तो नोड पोजीशन पे इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, 0। ठीक है, और जो स्टैंडिंग वेव है एंटी नोड पोजीशन पे क्या हो जाती है, मैक्सिमम। मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके का। समझ में आ रही है ये चीज? हमने कौन सा डायग्राम बनाया, ये जो स्टैंडिंग वेव का हमने अभी डायग्राम डिस्कस किया था, अगर थोड़ी देर पहले याद होगा, ये वाला जो हमने डायग्राम डिस्कस किया था, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन का डायग्राम लिया है अभी। ठीक है, जिसमें N1 की पोजीशन कहां पर आ गई, जो आपका क्लोज्ड पार्ट हो गया, A1 जहां पर आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, जो कि आपको ओपन पार्ट हो गया। ठीक है, जहां से ऑर्गन पाइप आपको ओपन है। तो यहां पर जो आपका फर्स्ट स्टैंडिंग वेव बनेगा इस कंडीशन में N1, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, A1। इसको लिखना ये है, शायद आगे में कहीं तो इसका बना के दो प्रॉपर स्ट्रक्चर। एक सेकंड, हाँ ये है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये है जो अभी मैंने ड्रॉ किया, सेम चीज है। ये है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, जिसमें आपको एक नोड पॉइंट मिल रहा है N, एक नोड पॉइंट मिल रहा है N, और एक एंटी नोड पॉइंट मिल रहा है A। ठीक है, ये वाला एंड आपका क्लोज्ड एंड है, क्लोज्ड एंड है, और ये वाला एंड आपका ओपन एंड है, ओपन एंड है।
ठीक है, ये आपका ऑर्गन पाइप है और ये ऑर्गन पाइप की लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट कर देते हैं, ऑर्गन पाइप की लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट कर देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब थोड़ा सा रिकॉल करना जो हमने पहले स्टडी की थी, जो डायग्राम बनाया था स्टैंडिंग वेव का। एक नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस वेवलेंथ के टर्म में हमने कितना लिया? ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम रिकॉल करो, जो ये वाला एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस था, मतलब ये डिस्टेंस कितना लिया था हमने? अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, जिसमें एक साइकिल वो कंप्लीट करता है, वो डिस्टेंस क्या होता है उसका? वेवलेंथ। और वो वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 2। तो मैं ये वाला डिस्टेंस कितना होगा ये पूछ रहा हूं, एक नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 4। क्या ये समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? लैम्डा बाय 4। ठीक है, इसलिए देखो यहां पर L इज इक्वल टू क्या लिख के रखा है? लैम्डा बाय 4। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब थोड़ा सा रिकॉल करो, ये बताओ लैम्डा L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, ये बताओ लैम्डा और स्पीड ऑफ वेव में क्या रिलेशन है? लैम्डा इज इक्वल टू क्या है बताओ फॉर्मूला? स्पीड ऑफ वेव फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, velocity is equals to velocity is equal to lambda f, ये बोल सकते हो, या lambda upon t, ये भी बोल सकते हो। समझ में आया ना ये चीज? फॉर्मूला हमने यहीं से डिराइव किया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक साइकिल कंप्लीट करने का डिस्टेंस अपॉन उसका टाइम पीरियड, और 1/t को हम क्या लिख सकते हैं? f। तो यहां से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? v अपॉन f। क्या ये समझ में आ गया? और अगर लैम्डा की वैल्यू v अपॉन एफ है, अगर मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट करता हूं तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? लैम्डा की जगह पे v बाय एफ रखेंगे तो v बाय 4f, ऐसा ही होगा। तो ये क्लियर हो गया? अब बताओ f की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से f की वैल्यू कितनी आएगी? v अपॉन 4l, v अपॉन 4l। क्या ये क्लियर हो गया? ये कौन से केस में? फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब अगर आप सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में जाते, जब आपको यहां पर दो नोड्स मिलेंगे और दो एंटी नोड्स मिलेंगे, दो नोड्स और दो एंटी नोड, मतलब वेव आपका ऐसा कुछ बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखो, जो क्लोज्ड एंड है वहां पर नोड मिलेगा, जो ओपन एंड है वहां पर एंटी नोड मिलेगा। अब आपको दो नोड्स और दो एंटी नोड्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ होगी L, वो कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी? 3 लैम्डा बाय 4, क्योंकि फर्स्ट नोड और सेकेंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना था? लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, मतलब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? 3 लैम्डा बाय 4। तो ये जो लेंथ होगा वो कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा बाय 4। क्या ये समझ में आ रहा है? बताओ। अब बताओ इसकी अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कैसे निकालोगे? निकालो और बताओ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? तो L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4 किया, फिर उसके लैम्डा की वैल्यू यहां पर पुट किया v बाय f, और फिर उसके बाद फाइनली f की वैल्यू कितनी आ गई? 3v बाय 4l। क्या ये क्लियर है? ये बताओ फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ा पहले और अभी वाली फ्रीक्वेंसी में? पहले फ्रीक्वेंसी v अपॉन 4l थी, अब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3v अपॉन 4l, मतलब 3 टाइम्स हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगर हम थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखें, जिसमें हमें 3 नोड्स और 3 एंटी नोड्स मिल रहे हैं, तो अब टोटल लेंथ जो हो जाएगी इस ऑर्गन पाइप की, वो कितनी हो जाएगी? लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, 4 बार आ गया और एक बार और 5 बार, मतलब कितना आ जाएगा? 5 लैम्डा बाय 4। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अब बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? एफ की वैल्यू कितनी आएगी? उसी को देख के अंदाजा लगा दो, क्या जाएगा? 5v अपॉन 4l, ऐसे ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे हम यहाँ पर नोड्स और एंटी नोड्स चेंज कर रहे हैं, नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है मतलब आउटपुट साउंड चेंज हो रहा है। अगर आपको याद हो, फ्लूइड जो बांसुरी होती है उसमें क्या करते हैं? उसमें अलग अलग जो होल्स होते हैं,
वो होल से एयर निकलती है, एयर पास होती है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां उसके नोड्स चेंज करते हैं, उसकी लेंथ चेंज करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे जैसे लेंथ चेंज होगी वैसे वैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो ये उसी नोड का कंसेप्ट है कि कैसे ये कैलकुलेट होता है। क्या ये क्लियर हो गया? बताओ जल्दी। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना। अभी क्या लिखा था इसके ऊपर हेडिंग? मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और जिसमें आपने फर्स्ट वाला देखा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब एक तरफ से क्लोज है और दूसरी तरफ से क्या है? ओपन। अगर दोनों तरफ से क्लोज होगा तो क्या होगा? जिस तरफ से क्लोज होता है उस तरफ नोड बनता है, जिस तरफ से ओपन होता है उस तरफ क्या बनता है? एंटी नोड। अगर दोनों तरफ क्लोज होगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? अगर दोनों तरफ से क्लोज होगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा? नोड आएगा। और इधर पे क्या आ जाएगा? एंटी नोड बीच में उसके। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इसका डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ था, ये है आपका। दोनों तरफ जब क्लोज होगा तो ये इस टाइप का डायग्राम बनेगा। एन और एन इधर पे आएगा और बीच में क्या आ जाएगा? एंटी नोड। ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक हो गया या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया, जिसमें आपको एक एंटी नोड मिलेगा। सेकेंड हार्मोनिक या सेकेंड वाइब्रेशन में ये मिलेगा, थर्ड में ये, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, साइड हेडिंग डालना। नेक्स्ट हेडिंग डालना, मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ओपन ऑर्गन पाइप। इन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों एंड से ओपन। क्लोज का मतलब है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन। देखो यहां पर लिखा है ना, क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन ऑन अदर एंड इज कॉल्ड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। जब ऑर्गन पाइप एक तरफ से क्लोज्ड है दूसरे तरफ से ओपन है तो उसको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलेंगे। लेकिन जब ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओपन ऑर्गन पाइप। तो ये डायग्राम ओपन ऑर्गन पाइप का है। ठीक है, ये वाला डायग्राम। अब बताओ, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए हम अगर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ले रहे हैं तो यहां पर ओपन एंड पे हमें क्या मिलता है? एंटी नोड। तो ये आ गया A1। ये वाला भी ओपन एंड है तो यहां पर भी क्या मिलेगा? एंटी नोड, मतलब A2। ठीक है, और वेव कैसी बनेगी? वेव इस तरीके का बनेगा। समझ में आ रहा है? ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? M1। क्या ये क्लियर हो गया? ये कौन सा? फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे जाओगे तो ये डायग्राम कैसा बनेगा? तो यहां पर एक, यहां पर मिल जाएगा A1, फिर बीच में मिल जाएगा A2 और फिर यहां पर क्या मिल जाएगा? A3। तो अब देखो, और यहां पर बीच में आ जाएगा N1 और इस जगह पे क्या आ जाएगा? N2। तो ये डायग्राम देखो इस तरीके का बनेगा। और इधर से ये सेकेंड वेव इस तरीके से जाएगी। ठीक है, थर्ड मोड पे जाओगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा वो सामने अभी आपको दिख रहा है। ये कौन सा हो गया? फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, दो एंटी नोड एंड्स पे और बीच में क्या आ गया? नोड, एंड सो ऑन। ठीक है, कंप्लीट करो जल्दी, ये डायग्राम बनाओ और फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी वो भी नोट डाउन करो सभी के लिए। ठीक है, इसमें लिख लेना ये है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, ज्यादा क्लियर? अब ये वाली जो टोटल लेंथ है ऑर्गन पाइप की, जो लेंथ है ऑर्गन पाइप की लेंथ को हम L कंसीडर कर रहे हैं। तो L इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 हो गया। ये लैम्डा बाय 2 क्यों होगा, कैसे होगा, ये क्लियर है ना सबको? लैम्डा बाय 2 कैसे आया?
ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपको दो एंटी नोड्स मिल रहे हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी बताओ क्या आएगी, L इज इक्वल टू लैम्डा की जगह पे V बाय एफ पुट किया, V बाय 2f हो गया, और फाइनली फ्रीक्वेंसी इसकी आ जाएगी F इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय 2L। क्लियर? नेक्स्ट वाली कंडीशन में क्या होगा, ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, तो ये यहां से यहां तक की लेंथ लैम्डा बाय 2 प्लस ये वाली लेंथ भी लैम्डा बाय 2, मतलब टोटल लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। तो L इज इक्वल्स टू लैम्डा, सो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, ओके, सो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी F इज इक्वल टू V बाय L। ठीक है, ये सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन था, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसी को सेकेंड हार्मोनिक भी बोलते हैं। और ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये कितना आएगा, L इज इक्वल टू 3 लैम्डा और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3V बाय L। क्या ये क्लियर हो गया, चेक कर लो एक बार। तो यहां पर ना आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, फ्रीक्वेंसी जो है ना सिर्फ ऑर्गन पाइप के लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। जैसे साउंड वेव में जब हम एयर प्रेशर की वेलोसिटी इंक्रीज करते तब भी उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। 3V बाय 2L, ये 3 लैम्डा बाय 2 है ना, हाँ 3 लैम्डा बाय 2। ये कैलकुलेशन क्लियर हो गया ना सबको, कैसे आया? चलो ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल एस पे बेस्ड उसको करते हैं पहले। तो ये है वो न्यूमेरिकल, ये है वो न्यूमेरिकल, पढ़ो क्या लिखा है। A pipe is 30 centimeter long, open at both the ends, open at both the ends मतलब अभी जो जस्ट अभी हमने जो केस किया वही वाले केस की बात कर रहे हैं। Which harmonic mode of pipe resonate at 1.1 kilohertz source, मतलब वो जो फर्स्ट हार्मोनिक मोड, सेकंड हार्मोनिक मोड, थर्ड हार्मोनिक मोड हम ले रहे थे ना, इसमें कौन सा हार्मोनिक मोड आएगा ये आपको बताना है। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? एक काम करते हैं, बस इसके पहले मैं थोड़ा सा जाता हूं, आपने जो भी चीजें लिखी ना उसमें एक और चीज मैं एड ऑन करवा देता हूं। वो क्या करा रहा हूं सुन लो। यहाँ पर ये जैसे हमारा L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, L इज इक्वल टू लैम्डा, L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2, इस तरीके का एक्सप्रेशन हमको मिल रहा था ना। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, L इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2, L इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। जनरलाइज किया मैंने और कुछ नहीं किया। L इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। n क्या बताता है यहाँ पर? मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है मतलब n की वैल्यू क्या आएगी? 1। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है मतलब n की वैल्यू क्या आएगी? 3। ताकि अभी जो क्वेश्चन है बनाना है उसमें आपको मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालना है, मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको क्या निकालना है, n निकालना है। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? हाँ चलो अब वापस, अच्छा पिछले वाले के लिए भी जनरलाइज कर लेते हैं। बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर क्या आ रहा था, फर्स्ट वाला लेंथ कितना आ रहा था? फर्स्ट वाला लेंथ आ रहा था लैम्डा बाय 4। सेकंड में लेंथ कितना आ रहा था? 3 लैम्डा बाय 4। थर्ड में लेंथ कितना आया था? 5 लैम्डा बाय 4, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप जो हमने। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2n + 1 लैम्डा बाय 4, यही होगा ना, 2n + 1 लैम्डा बाय 4। डन, ठीक है। अब आते हैं वापस से उस क्वेश्चन पे। तो ये है वो क्वेश्चन, क्या लिखा है पढ़ो। एक पाइप है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, इज ओपन एट बोथ द एंड्स। ये क्लियर हो गया, ओपन ऑर्गन पाइप। विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप रेजोनेट एट 1.1 किलोहर्ट्ज सोर्स। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करो, जो भी अभी हमने पढ़ा डिस्कस किया उसी पे बेस्ड है। अभी जो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया लास्ट, अभी जो जनरलाइज करवाया, ओपन है तो ऑर्गन पाइप की लेंथ का फॉर्मूला L इज इक्वल टू क्या लिखवाया बताओ?
n लैम्डा बाय 2, यही था n लैम्डा बाय 2। यहाँ पर L है ऑर्गन पाइप की लेंथ, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो L की जगह पे आ गया 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर हो गया? आपको लैम्डा पता है, लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है v अपॉन f, वेलोसिटी अपॉन v। अच्छा, कई जगह फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करता है ना, कई बुक्स में, ज्यादातर बुक्स में, लेकिन वो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं f से ही लिखता हूँ हर जगह पे। ठीक है, तो L इज इक्वल टू n, इधर पे v अपॉन 2f, ऐसा हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, उसको भी चेंज करना है। तो f की वैल्यू जो आपको 1.1 किलो हर्ट्ज दी हुई है, तो किलो का मतलब पता है सबको 10⁻³ हो जाता है, तो 10⁻³ हर्ट्ज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? हाँ, क्वेश्चन में बोल रहा है विच मोड, मतलब ये क्लियर हो गया कि भाई n निकालना है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, और ये दिया है, ये दिया है, इसके बारे में अभी तक डिस्कशन नहीं है, आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्या वेलोसिटी भी गिवन है, तो क्वेश्चन पढ़ो आगे। Will the resonance with the same source be observed if one end of the pipe is closed? तो ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये इसी का सेकेंड पार्ट है। अगर एक एंड क्लोज कर देंगे तो मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, ये पूछ रहा है। फिर आगे लिखा है टेक द स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ द एयर, साउंड इन द एयर इज दिस। तो स्पीड ऑफ द साउंड आपको ये लेना 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको अगर नहीं भी दिया है तो भी मैंने पहले आपको एक बार बताया कि कई बार ये वाली वैल्यू आपको नहीं दी होगी, तो आपको पता होना चाहिए निकालता है। ठीक है, कहां से? वो लाप्लास करेक्शन का जो डेरिवेशन हुआ था ना, वहां से। ठीक है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो ये सारी वैल्यू आपको दी हुई है, सॉल्व करो और बताओ मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या आ रहा है। नहीं, इतना बड़ा नंबर कैसे आएगा? 1 2 3 4 ऐसा कुछ आएगा। L की वैल्यू 30 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू n इंटू ये आ जाएगा 330 अपॉन 2। f की जगह पे आ जाएगा 1100, लिख दो सीधे सीधे f की जगह पे 1100, 1.1 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये 0 और ये 0 कट गया, 11 1 सा मतलब 10 10 11 3 सा ये हो जाएगा, 3 1 सा 3 10 सा ये कट जाएगा। ठीक है, तो इधर पे क्या बचेगा 10⁻⁻1 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 20, 2 इंटू 10, बस मल्टीप्लाई करो, 10 की वैल्यू 2 आएगी। आया क्या बताओ? 2n। ठीक है, बाकी सबका आया क्या? n2 आया था, कोई यूनिट कन्वर्शन नहीं किया होगा, सेंटीमीटर मीटर वाला शायद। बाकी लोग चेक करो एक बार क्या गलती कर रहे। अच्छा ये बताओ, बाकी लोग सॉल्व करो इसी क्वेश्चन में। आगे सेम कंडीशन ले रहे हैं, सेम कंडीशन है, ओपन फ्रॉम बोथ द एंड, ये कंडीशन है। ये बताओ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी क्या जनरेट होगी, ये निकाल के बताओ। क्वेश्चन समझ में? रिपीट करूं, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी फॉर दिस पाइप। ठीक है, मतलब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब n की वैल्यू 1 लेना, बाकी सारा डेटा ऐसे। हाँ चलते आगे, तेरा आंसर। और किसी को डाउट इसमें? What will be the frequency generated for the first mode of vibration? मतलब n की वैल्यू 1 लेना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी, f निकालना है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करना है हमें, बस फॉर्मूले को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना है। तो f इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? f इज इक्वल टू n इंटू v अपॉन 2l, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, और अब n की जगह पे 1 ले लेना, तो f इज इक्वल टू n की जगह पे 1 आ गया। स्पीड ऑफ साउंड आपको गिवन है, कितना गिवन है? 330 मीटर पर सेकेंड आ गया, अपॉन 2n, l मतलब लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया? -2 मीटर में। क्या ये क्लियर हो गया? सिंप्लीफाई करो, बताओ फाइनली आंसर कितना आ रहा है? 500
हाँ 1100/2 मतलब कितना आ गया 550 और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी हर्ट्ज। चलिए क्लियर है सबको। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो फॉर्मूला याद करो, हमने ये वाला फॉर्मूला को मॉडिफाई करके लिखा था, याद है कि नहीं। तो ये फर्स्ट के लिए एन, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए एन की जगह पे सिंपली क्या आ जाएगा 1 आया था, क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 डालोगे, अभी ये F इज इक्वल टू V/2L आपने निकाला फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए निकालोगे F2 निकालोगे तो उसका डबल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1100। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए निकालना है तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 3, मतलब इसका ट्रिपल टाइम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। 4 के लिए करना है तो उसका क्या कर दोगे 4 टाइम। मतलब ऑब्जर्व करो कि जितने भी मोड ऑफ वाइब्रेशन है सभी इसके मल्टीपल आएंगे। सेकंड में इसका डबल होगा, थर्ड में इसका ट्रिपल होगा, फोर्थ में इसका 4 टाइम्स होगा। तो इसलिए इसको हम कई बार फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, बाकी सब इसका मल्टीपल है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड सो फॉर। क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका सेकंड पार्ट बचा है, उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन में सेकंड एक और कंडीशन गिवन है, will the resonance with the same source be observed if one end of the pipe is closed। मतलब पहले में दोनों तरफ ओपन था, अब एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज्ड है। अब बताओ क्या होगा इसका, कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन होगा। यार समझ में, एक्सप्लेन करो दोबारा। एल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एल की वैल्यू के लिए अभी हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, जब दोनों तरफ से ओपन है। ये वाला याद करो थोड़ा सा, हमने 2 तरह के केसेस देखे ना। ये वाला केस क्या था, जब दोनों तरफ से ओपन था तो लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप का ये वाला जनरल फॉर्मूला निकला था। अब एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज्ड है, तो एल का फॉर्मूला क्या था 2n+1 इंटू λ/4। याद आया। बताओ क्या आएगा अब इस केस में, एन की वैल्यू निकालनी है। टू n+1 λ/4 अप्लाई करो, बताओ जल्दी आंसर। इंटीजर आना चाहिए। कितना आ रहा है, और किसी का है। एल की जगह पे 30 इंटू 10 टू पावर -2 इज इक्वल टू 2n+1 λ/4। तो 2n+1 λ/4, लैम्डा की वैल्यू क्या पुट किया V/F। सो यहाँ पर f की वैल्यू 1.1 गिवन है, तो 30 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 1.1 इंटू 10 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 2n+1 और v की वैल्यू कितनी 330, सो डिवाइडेड बाय आ गया 330। ओके सॉरी 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट कितना आएगा, ये 3 10 सा, ये 11 सा, और फर्दर ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू कितना है 110 होगा। कौन सा 110 होगा सर M3 आ रहा है। नहीं सर 1 आ रहा है। n की वैल्यू 1 आ रही है ना। यस कैलकुलेशन करो तो एक बार ठीक से सर। n की वैल्यू 1 आनी चाहिए। हाँ
नहीं आ रहा है क्या बाकी लोगों को? P into 10 to the power minus 1 into 4 into 1.1 into 10 to the power 3 upon 330 is equal to 2 plus 1. ठीक है, तो ये 3 बनता ये 3 11 का 110 हो जाएगा, एक 0 कटेगा ये 2 हो जाएगा, इस पे कटेगा 1 हो जाएगा, तो 4 into 11 by 11 is equal to 2n plus 1. 11 कट तो 4 is equal to 2. ऐसा नहीं आ रहा है क्या? 4 is equal to 2n plus 1. हाँ, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? अच्छा, ओके, मैं गलत कैलकुलेशन कर रहा था. हाँ, 2n plus 1 is equal to 4. हाँ, ठीक है, ये करेक्ट है. 2n plus 1 is equal to 4 और एक सेकेंड ना, इसका आंसर जो आएगा ना, क्या आएगा देखना. ओपन फ्रॉम वन एंड है ना, ये वाली कंडीशन. ओके, 2n plus 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2n plus 1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 4 आया ना, क्लियर ना? ठीक है, 2n plus 1 4 आया है और फॉर्मूला जो है ये है L is equal to V by L is equal to lambda. L is equal to कितना आ गया? लैम्डा आया ना. L is equal to lambda कौन सा केस में आता है? L is equal to lambda इस वाले केस में L is equal to lambda by 4, L is equal to 3 lambda by 4, L is equal to lambda second. एक काम करो, सुनो इधर पे ध्यान देना, इसको ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के तरीके से निकालो. एक काम करो, उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, कुछ गड़बड़ी हो रही है शायद इसमें. एक काम करो, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो. F फ्रीक्वेंसी फॉर द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालो. फ्रीक्वेंसी फॉर द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन F निकालो, F1 निकालो. समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्रीक्वेंसी फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन F की वैल्यू निकालो, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/4L. ये होगा, ठीक है. ये दोनों वैल्यू आपको गिवन है, ये कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है. फ्रीक्वेंसी फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन F is equal to V/4L. V velocity of audio signal, audio wave 330 का, तो यह जगह 330/4 इंटू L की वैल्यू कितनी गिवन है? 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10 to the power 2 ये इधर चला गया, तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 0 और ये 0 कट गया, ये हो जाएगा 11 सा, है ना, और इधर पे आ जाएगा 1100 डिवाइडेड बाय 4. ऐसे ही आया. हाँ, डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है? 275 हर्ट्ज. F1 की वैल्यू 275 हर्ट्ज. क्या ये क्लियर हो गया? बताओ. ये फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मतलब फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी 275 हर्ट्ज. ये बताओ सेकंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? सेकंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? तो यहां पर देखो, ये यहां फ्रीक्वेंसी कितनी हो जा रही है? 3 टाइम्स. दिख रहा है कि नहीं? यहाँ फ्रीक्वेंसी V/4L था, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है? 3V/4L. उसका 3 टाइम्स करोगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 275 into 3 मतलब कितना हो जाएगा? 750 हर्ट्ज. तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 750 हर्ट्ज. क्या ये क्लियर हो गया? बताओ नेक्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया था ना, मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट वाले में क्या करोगे? 4, 725 आएगा. Yes, sir. सर 275. अच्छा 275 into 725 हर्ट्ज. 725 हर्ट्ज. नेक्स्ट निकालो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 1375. क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी 1.1 किलोहर्ट्ज, वो किस इंटरवल के बीच में आ रही है? इसमें आ रहा है ना,
तो कौन से रेंज में डेवलप होगी वो फ्रीक्वेंसी? तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। मतलब आपको वो नंबर लेना है जिसमें फ्रीक्वेंसी उससे ग्रेटर आ रही, तो कौन से वाले में आ रहा है वो? थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आ रहा है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है ये? हटा दो फिर इसको। चलो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक देखो इसका। वो 825 क्या चीज? 725 अच्छा, ये मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो 825। ओके, खैर उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें वो फ्रीक्वेंसी चाहिए जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर आती है। नेक्स्ट हेडिंग डालो बीट्स। बीट्स पहले देखो डेफिनेशन क्या है बीट्स की। द पीरियोडिक वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, द पीरियोडिक वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड caused by superposition of wave, caused by superposition of wave of slightly different frequencies, of slightly different frequencies. नोट डाउन कर लिया? तो क्या लिखा एक बार उसको समझो, क्या लिखा उसको पढ़ो। The periodic variation in intensity of sound caused by superposition of wave of slightly different frequency. अगर आप लोग किसी म्यूजिक प्लेयर में कोई म्यूजिक सुन रहे हो, कोई सॉन्ग सुन रहे हो, आपने अगर उसकी एम्पलीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी फिक्स कर दी है, तो इसका मतलब उसी एम्पलीट्यूड पे साउंड आपको सुनाई देना चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? मतलब वो कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन जब आप सुनते हो म्यूजिक को तो क्या हमेशा वो कांस्टेंट होता है उसका एम्पलीट्यूड? नहीं, उसमें वेरिएशंस होते हैं। तो वेरिएशंस जो आता है वो वेरिएशंस किसके कारण है? तो वेरिएशन है अलग अलग कंपोनेंट्स के कारण, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के कारण और अलग अलग सिंगर के वॉइस के कारण, क्योंकि हर एक सिंगर, हर एक पर्सन की वॉइस में थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होता है। इन जनरल जो ऑडियो सिग्नल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? क्या ये पता है आप लोगों को क्या होती है? हाँ, ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज बोलते हैं ऑडियो सिग्नल रेंज, है ना। तो ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट के जो भी साउंड होंगे वो इसी फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में होते हैं, बट उनका मिक्सचर होता है सो दैट हमें वो वेरिएशन सुनाई देता है। क्लियर हो गया? सबका एम्पलीट्यूड सेम होता है लेकिन वो जो वेरिएशन आता है वो किसके कारण होता है? क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड एक साथ मिक्स हो जाते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? तो बीट्स क्या है? अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड्स का मिक्सचर, एडिशन, या उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन। क्लियर? तो आपने शॉर्ट में वही लिखा है, द पीरियोडिक वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड कॉज्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और एक आध दो कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट वेव हो गया आपका y1 और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले रहा हूं साइन ओमेगा 1t। ओमेगा 1t मतलब फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी। सेकंड हो गया y2, सेकंड वेव। जैसे y1 मान लो ये है, y2 मान लो ये है, तो y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 2t, a sin ओमेगा 2t। अब दोनों का सुपरपोजिशन होगा मतलब दोनों का एडिशन होगा, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 मतलब a sin ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 2t, सॉरी ओमेगा 1t प्लस a sin ओमेगा 2t। ऐसा ही होगा दोनों का जब सुपरपोजिशन करेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? अब देखो जब दोनों को ऐड करने जाएंगे दोनों में से a कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? साइन c प्लस साइन d का। क्या होता है साइन c प्लस साइन d? 2 साइन c प्लस d बाय 2। तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2
और बाहर में टी कॉमन निकाल दिया। क्लियर हो गया? फिर क्या होता है इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2 इंटू ये क्या हो जाएगा टी। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है, ये वाली फ्रीक्वेंसी को, दोनों के सम को हम ओमेगा ए से डिनोट कर देते और दोनों के डिफरेंस को हम ओमेगा बी से डिनोट कर देते। तो y इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा a या 2a लिख देते, इसको कंबाइन करके 2a साइन ओमेगा ए टी इंटू कॉस ओमेगा बी टी। ठीक है, तो ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या वेव्स जो कंबाइन होंगे एक जगह पे। अब इसमें बस कंडीशन एक ही होती है, देखो ध्यान देना, कई बार ना जब कोई म्यूजिक कंपोजर दो अलग अलग म्यूजिक को एक साथ सुपरपोजिशन करता है, कंपोज करता है, तो जब ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जब ये दोनों, अच्छा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है पता है ना सबको? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी और 1 अपॉन टी क्या हो जाता है एफ, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई एफ। क्लियर हो गया ये चीज? तो 1 है मतलब f1 हो गया ओमेगा 1 के लिए, और ओमेगा 2 के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई f2 हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं ओमेगा ए की बात करूं, तो ओमेगा ए इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर? ओमेगा ए इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2, ऐसे ही हो रहा है ना? ठीक है, और ओमेगा 1 की वैल्यू क्या है 2 पाई f1 प्लस 2 पाई f2, बाय में क्या आ जाएगा 2। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, और ये ओमेगा ए को ना मैं मान लो 2 पाई एफ ए से डिनोट कर देता हूं, 2 पाई एफ ए से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको एफ ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी f1 प्लस f2 बाय 2, f1 प्लस f2 बाय 2। ठीक है, सिमिलरली सेकंड केस में एफ बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी f1 माइनस f2 बाय 2। ये कुछ नहीं, इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहा है कि जब भी हम इन दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो ये हो सकता है कि जो रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी है, जब दोनों के इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को ऐड करने से जो बनेगी, वो हो सकता है कि उससे बाहर निकल जाए। जैसे कि अगर मान लो आपने दो इंस्ट्रूमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया, एक की फ्रीक्वेंसी 15 किलोहर्ट्ज, दूसरे की भी फ्रीक्वेंसी है 16 किलोहर्ट्ज, सपोज दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी ऐड होगी तो रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 31 किलोहर्ट्ज, और हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है 20 किलोहर्ट्ज, तो इससे बाहर निकल जाएगा। समझ में आई ये चीज? सिमिलरली जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेंज है हम उससे कम पे पहुंच जाए। जैसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेंज जो हम सुन सकते हैं वो कितनी है 20 हर्ट्ज, तो हो सकता है ये डिफरेंस लेने पे जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उससे रिड्यूस हो जाए। क्लियर हो गया ये चीज? तो यही दो कंडीशंस हैं जिसके लिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फॉर बीट्स। तो लिख लेना कंडीशन फॉर बीट्स, फर्स्ट कंडीशन है एफ ए माइनस एफ बी, दोनों को कंबाइन करके लिखा देता हूं। एफ ए माइनस एफ बी should be greater than or equal to 20 hertz and less than or equals to 20,000 hertz. In short, ये जो भी एफ ए और एफ बी जो फ्रीक्वेंसी आएगी ये 20 हर्ट्स और 20 किलो हर्ट्स के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, एफ ए एफ बी कहां से समझ गए ना, एफ ए और एफ बी यहां से आएगी फ्रीक्वेंसी, और एफ ए माइनस एफ बी ये जो डिफरेंस होगा इसी को बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। हो गया ये? ओके,
ये जो सामने आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये दोनों का सुपरपोजिशन बता रहा है, लेकिन उतना बेटर डायग्राम है नहीं। उससे बेटर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं बताता हूँ, देखना इधर पे कैसे दिखता है एक्चुअल में वेव जब हम बीट फॉर्मेशन कर रहे हैं। अभी ये बताओ, मैंने दो, एक ऊपर में ओरिजिनल सिग्नल गिवन है और एक नीचे वाला सिग्नल भी आपको दिख रहा है, ठीक है? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, बताओ। ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी कम है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्यों ज्यादा है? उसका टाइम पीरियड कम है, रिपीटेशन जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम क्यों? क्योंकि दूर दूर पे साइकिल्स कम रिपीट हो रहे हैं। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखो कैसा बनेगा। इसका एनवेलप फॉल होगा, तो ये वाला एनवेलप जा रहा है और ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी उसके साथ मिक्स हो रही है, तो रिजल्टिंग वेव ऐसा कुछ दिखेगा और कुछ नहीं, ठीक है? दोनों को ग्राफिकली समझाया ये चीज, ठीक है? बीट्स जब फॉर्म होती है, ये में हमने दो के लिए देखा, जैसे जब मल्टीपल सिग्नल होंगे तो उसको और ओवरऑल ऐड कर पाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है टाइमलाइन पे। टाइमलाइन पे ऐड करना मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है इस वाले पॉइंट से ऐड हुआ, तो ये 0 है, ये -1 है, इसलिए वैल्यू उसकी कहां से है? -1 से। फिर अगले पॉइंट पे इंस्टेंस पे ऐड हुआ, अगले इंस्टेंस पे ऐड हुआ, ऐसे दो सिग्नल ऐड होंगे, मल्टीपल सिग्नल ऐड होंगे तो अकॉर्डिंगली वो सुपरपोजिशन फॉर्म होगा, ठीक है? तो ये लास्ट टॉपिक था आपके सिलेबस का, बीट्स, और इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल और दिया हुआ है, ये है शायद वो छोटा सा न्यूमेरिकल, देख लो क्या लिखा हुआ है। Two sitar strings A and B playing the note dha are slightly out of the tune and produce beats of frequency 5 Hz. तो ये 5 Hz क्या है? 5 Hz क्या है? FA minus FB, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी जिसको बोल रहे हैं, ठीक है? The tension of the string B is slightly increased and the beat frequency is found to be decreased to 3 Hz, ठीक है? तो अब स्ट्रिंग बी की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो देखो यहां पर मैं लिख देता हूं बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है? वो आपको कितनी गिवन थी? 5 Hz। और बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है FA माइनस FB या FB माइनस FA, FA माइनस FB, ये होता है। लेकिन A और B कैसे डिसाइड करोगे? वो तो हमारे ऊपर है ना, A और B किसको डिसाइड करना है ना? A किसी को भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है क्वेश्चन में A जिसको A लिया वही A हो सकता है B A हो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप कैसे डिसाइड करोगे, तो उसने ये हिंट दिया, क्या हिंट दिया है कि अगर टेंशन ऑफ स्ट्रिंग बी को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होकर कितनी हो जा रही है? 3 हो जा रही है। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब FB जो है, बी जो बीट जो बी है, कॉर्ड बी जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी को आप ज्यादा लोगे, मतलब FA माइनस FB की जगह पे आप इसको क्या लोगे? FB माइनस FA लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जब वो इंक्रीज हो रहा है, मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं, FA माइनस FB होगा, क्योंकि डिफरेंस, हाँ, बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है ना, 3 हो जा रही है। ये अगर इंक्रीज हो रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, मतलब FA माइनस FB होगा, हाँ करेक्ट, ठीक है? तभी तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है, FA माइनस FB लेंगे। What is the original frequency of B? E frequency of A is this. तो A की फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, A की फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 427 हर्ट्ज, और 423 फ्रीक्वेंसी ऑफ बी निकाला, और बीट फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 5 हर्ट्ज। हाँ नहीं, ये ओरिजिनल वाला बोल रहा है ना। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी? डिक्रीज तो कर दिए ना। नहीं सुन, ये डिक्रीज कब हुआ? जब हमने बी की स्ट्रिंग को स्लाइटली टाइट किया तब। जब टाइट नहीं किया, बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मतलब पहले वाली फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाला, जब उस समय डिफरेंस 5 हर्ट्ज दे रहे तब वाला, तो कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लो, अरेंज कर लो, तो FB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 427 माइनस 5 हर्ट्ज, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 422 हर्ट्ज।
That's it. समझ में आया ना क्या किया इसमें हमने? वो जो 5 और 3 जो डिफरेंस दिया वो सिर्फ इसलिए आपको ये पहचानने के लिए FA माइनस FB लेना या FB माइनस FA लेना, दैट्स इट। बस उसी का काम है यहाँ 3 हर्ट्ज देना। और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बोला इसलिए हमने ओरिजिनल बीट वाला डिफरेंस बीट फ्रीक्वेंसी ही लिया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, इस टॉपिक से रिलेटेड, और ये वाला तो हमने कर लिया। ठीक है, ओके। तो ओवरऑल ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है। ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर हमने कर दिए। ठीक है, अब तुम लोग कितने अटेंड किए, कितने मिस हुए, क्या क्या एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिविजन चालू करेंगे चैप्टर वाइज। इतना समय है कि एक चैप्टर का एक ही क्लास कर पाएंगे, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ वही टॉपिक, और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वही न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करना एक बार मुझे बता देना, कौन से चैप्टर से सबसे पहले कौन सा चैप्टर करना है, या मैं अपना बना के भेज दूं रिविजन शेड्यूल। थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले। Yes. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का फिर सबसे पहले रख लेते हैं फ्राइडे या तो फिर संडे, दोनों में से कोई एक दिन, है ना? फ्राइडे को। ठीक है, चलो थर्मोडायनेमिक्स का फ्राइडे को करते हैं। ओके।